Why do we fall ill? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो क्या हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं? क्या कोई डिफरेंस होता है हेल्दी पर्सन में और डिजीज फ्री पर्सन में? वो चीज यहाँ पर देखनी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन healthy and disease free. Distinction between healthy and disease free. If this is what we mean by health, what do we mean by disease? ठीक है, अगर मान लीजिए डिजीज का ना होना, अगर मान लीजिए डिजीज के ना होने को, तो फिर डिजीज क्या होती है? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturbed ease. Disease का मतलब होता है disturbed ease. Ease का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी काम को करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब if we do any work comfortably, easily, तो हम ये बोलेंगे कि we are at ease. लेकिन अगर हम ease नहीं है, अगर मतलब हम आराम से नहीं है, हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये कहेंगे कि अवर ईज इज डिस्टर्ब्ड। ठीक, तो जब हम बोलते हैं कि डिस्टर्ब्ड ईज, तो डिस्टर्ब्ड ईज का मतलब ये होता है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्होंने। Disease, in other words, literally means being uncomfortable. However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. अगर मान लीजिए किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, तो हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि उसको डायरिया हो गया है। डायरिया मतलब लूज मोशन को ही डायरिया बोल देते हैं। तो अब जब हम ये बोल देते हैं कि हाँ उसको डायरिया हो गया, तो वो कैसे बताया हमने? हमने सिम्टम्स को देखकर बताया कि उसको बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि उसको डायरिया हो गया है। तो हमें नहीं पता कि उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, ये हम नहीं जानते। अगर हमें उसका कॉज और उसका रीजन पता चल जाए, फिर तो कोई बात नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो कॉज है डिजीज का, जब वो पता चल जाता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डिजीज के सिम्टम्स क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions. कि अगर मान लीजिए किसी डांसर की बात करी जाए, तो डांसर के केस में गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है? गुड हेल्थ का मतलब ये है कि अलग अलग पोजीशंस में वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाए और कंफर्टेबली स्ट्रेच कर पाए अपनी बॉडी को अलग अलग पोजीशंस में। तो उसको हम बोलेंगे कि डांसर के लिए तो हेल्दी होना ये चीज है। ठीक, अच्छा, ऑन द अदर हैंड, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute. अगर मान लीजिए कोई फ्लूट प्लेयर है जो फ्लूट प्ले करता है, तो फ्लूट प्लेयर के केस में क्या होता है कि उसके केस में गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि उसके जो लंग्स है, उसके लंग्स की कैपेसिटी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो सांस अच्छे से खींच पाए, वो सांस अच्छे से छोड़ पाए, वो इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो ऐसे में हम ये बोलते हैं कि वो जो म्यूजिशियन है वो फिट है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए फिट रहने का मतलब अलग अलग होता है। तो हेल्दी होने की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। म्यूजिशियन के लिए अगर वो सांसों को अच्छे से ले पा रहा है, वो ब्रीदिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो इसका मतलब वो म्यूजिशियन जो है वो हेल्दी है अपने प्रोफेशन के हिसाब से। और अगर हम किसी डांसर की बात करें, तो डांसर अपने प्रोफेशन के हिसाब से कैसे हेल्दी होगा? इफ ही इज एबल टू stretch properly his body in
एवरी टाइप ऑफ पोजीशंस, हर तरीके की पोजीशन के लिए अगर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाता है तो हम ये बोलेंगे दैट आंसर इज आल्सो हेल्दी। उसके बाद to have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. This is the reason why when we think about health, we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease, we think about individual sufferers. जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं कि भाई एक आदमी है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है या किसी लेडी की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की बात जैसे ही होती है तो हम कम्युनिटी की और सोसाइटी की बात करने लगते हैं। हम कम्युनिटी और सोसाइटी की बात क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी है जो कोई भी आदमी है जो बहुत ज्यादा अच्छे ग्रीन एटमॉस्फेयर में रहता है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे बिकॉज ही इज लिविंग इन वेरी गुड एटमॉस्फेयर, ही इज लिविंग इन वेरी गुड सोसाइटी, तो इस वजह से उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और जैसे ही हम मान लीजिए किसी डिजीज की बात करते हैं, तो डिजीज की बात करते ही फिर हम सोसाइटी की या किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात नहीं करते, फिर तो हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि इंडिविजुअली ही इज सफरिंग एंड द कॉज ऑफ दैट सफरिंग मे बी एक्स वाई जेड, कोई भी कॉज हो सकता है। मान लीजिए किसी ने गंदा पानी पी लिया, उसकी वजह से उसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। मान लीजिए किसी को मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, तो हमने कह दिया कि हाँ, तो इस वजह से इसको मलेरिया हो गया, इस वजह से इसको चिकनगुनिया हो गया। तो डिजीज के रीजंस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अगर कहीं पर हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी सोसाइटी है, हेल्दी कम्युनिटी है, तो फिर वहां पर हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद इसके बाद हम ये कहेंगे डिजीज एंड इट्स कॉजेस। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? डिजीज क्या होती है और डिजीज के कॉजेस क्या क्या होते हैं, वो स्टडी करेंगे। Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? In other words, in other words, how do we know that there is something wrong with the body? There are many tissues in the body, as we have seen in chapter 6. These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body functions. Each of the organ systems has specific organs as its parts and it has particular functions. So the digestive system has the stomach and intestines and it helps to digest food taken in from outside the body. The musculoskeletal system, which is made up of bones and muscles, holds the body parts together and helps the body move. हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू में या किसी भी ऑर्गन में या कोई ग्रुप ऑफ सेल्स है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स में मान लीजिए किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम ये बोलेंगे कि उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे कोई डिजीज हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बोन्स में किसी किसी भी तरीके के मिनरल्स की, कैल्शियम की, विटामिन की या फास्फोरस की, इनमें से किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो गई मेरी बोन्स में, तो मैं चलूंगा तो मेरे पैरों में दर्द होगा, मैं हाथों से कुछ काम करूंगा तो मेरे हाथों में दर्द होगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि मेरी बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स हैं, उन बोन्स में किसी ना किसी मिनरल की कोई कमी आ गई। अच्छा एक बात बताइए, मेरा वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा जो लिवर है वो प्रॉपर्ली फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसी की वजह से हमारे स्टमक में पेन हो रहा है। तो ये डिजीजेस अलग अलग तरीके की होती हैं, उसके कॉजेज का धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तभी पता चलता है कि डिजीज क्या है और उसको किस तरीके से ट्रीट करा जा सकता है, कैसे उसको ठीक करा जा सकता है। When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. These changes give rise to symptoms and signs of disease. जब भी बॉडी में कोई डिजीज होती है तो हमारे बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन की या तो शेप बदल जाती है या उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमको जुकाम हो जाता है,
जुकाम हो जाता है तो बाहर से कोई भी देखकर बता देता है, हमारी नाक जो है वो लाल लाल रहने लगती है। हमारी नाक को बाहर से कोई भी देखेगा वो बोलेगा कि तुम्हारी तो नाक लाल हो रखी है, तो तुम्हें तो जुकाम हो रखा है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमको फीवर है, तो कोई भी हमारी स्किन को टच करेगा और स्किन को टच करके बता देगा कि हाँ आपको तो फीवर है, आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है। मोरोवर वी आर ऑल्सो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जब भी हमको फीवर होता है तो हमको थकान रहती है, हमको मन करता है कि कुछ भी मत करो, बैठ जाओ या लेट जाओ, किसी काम में मन नहीं लगता। तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है, दैट डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड डिजीज। और अगर हम उस डिस्कम्फर्ट की बात करें कि वो क्या है, वो सिम्टम है। सिम्टम मतलब वो चीज हमको दिखाई दे रही है बाहर से कि ये प्रॉब्लम हमको हो रही है। Symptoms of disease are the things we feel as being wrong. So we have a headache, we have cough, we have loose motions, we have a wound with pus. These are all symptoms. These indicate that there may be a disease, but they don't indicate what the disease is. हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पता चल जाती है कि हमारे हाथ में या पैर में कहीं पर चोट लगी है और वहां पर वूंड हो गया है, कोई निशान लग गया है और उसके अंदर हमारे पस सेल्स डेवलप कर गए हैं, तो हमको उसमें पेन भी हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है, हमें कफ हो रहा है ना। तो ये बहुत सारी जो चीजें ये सिम्टम्स तो हैं, जिस चीज से हमको ये तो पता चल जाता है कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली हमको बीमारी क्या है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल a headache may mean just examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any one of a dozen different diseases. फॉर एग्जाम्पल जो हेडेक होता है, हेडेक का ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारे सर में दर्द है, तो हो सकता है कि हमारा कोई एग्जाम होने वाला हो और हमको उस एग्जाम की वजह से डर लग रहा हो, टेंशन हो रखी हो, स्ट्रेस हो दिमाग में, तो इस वजह से हमको हेडेक हो रहा हो, है ना। और मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी हो सकता है कि हमको मेनिंजाइटिस हो गया हो। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड का जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, एक्सटर्नल कवरिंग के सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से सर में दर्द रहने लगता है और आपको चीजों को याद रखने की आपकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस बहुत मतलब डेंजरस बीमारी होती है। अच्छा, तो हेडेक का अलग अलग मतलब हो सकता है कि हमारा स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से हमको हेड हेड में पेन हो। तो एक एक जो डिजीज है वो दूसरी दूसरी प्रॉब्लम से, दूसरे दूसरे सिम्टम से रिलेटेड होती है। Signs of disease are what physicians will look for on the basis of symptoms. Signs will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physicians will also get laboratory tests done to pinpoint the diseases further. तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मान लो कोरोना वायरस के सिम्टम्स की बात हम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन आज की तारीख में क्या बीमारी हो रखी है, कोरोना वायरस। अगर आपको खांसी भी हो जाती है, छींक भी आ जाती है, तो आपको ये घबराहट होती है कि कहीं मेरे को कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल आप लोग सुबह शाम यही सुनते रहते हैं कि अगर आपको खांसी हो रही है तो आप अपना चेकअप कराओ, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप अपना चेकअप कराओ, अगर आपको फीवर है तो आप चेकअप कराओ। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। हम उन सिम्टम्स के बेसिस पर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी कराते हैं डॉक्टर्स, और उन लेबोरेटरी टेस्ट को देखकर और उन सिम्टम्स को देखकर फिर वो ये बताते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. जनरल Yes, टॉपिक sir. है और जनरली चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है अभी तक जो हमने डिस्कस करा है। आगे थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आएंगी जो हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक तो बस ये है कि डिजीज क्या होता है, डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। अब देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस ये क्या क्या होती हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस में क्या है कि
अब सुनिएगा कि इसमें क्या होता है। The manifestations of disease will be different depending on a number of factors. One of the most obvious factors that determine how we perceive the disease is its duration. Some diseases last for very short periods of time, and these are called acute diseases. Diseases that last for a very short duration of time are called diseases that last for very short duration of time are called acute diseases. क्या होता है कि बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो आपको डिजीज हुई और थोड़े ड्यूरेशन के बाद में वो ठीक हो गई। फॉर एग्जांपल आपको फीवर हुआ, वही 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बस 3 4 दिन में फीवर ठीक हो जाता है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। ठीक है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं। जैसे हमने कहा कि some diseases last for only very short periods of time, and these are called acute diseases. We all know from experience that the common cold lasts only a few days. हम जानते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड यानी कि जो नॉर्मली जो हमको जुकाम हो जाता है, तो इट लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू डेज, कुछ दिन तक रहता है फिर हम ठीक हो जाते हैं। Other ailments can last for a long time, even as much as a lifetime, and are called chronic diseases. An example is the infection causing elephantiasis, which is very common in some parts of India. Elephantiasis क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना, जो फुट होते हैं, वो थोड़े से सूज जाते हैं, मतलब उनमें स्वेलिंग आ जाती है, काफी मोटे मोटे हो जाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो प्रॉब्लम होती है वो कभी भी ठीक नहीं होती। ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम अगर किसी को हो गई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाती है, हमेशा के लिए हो जाती है वो डिजीज। अच्छा, तो ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। Diseases that last for entire lifespan, entire lifespan of a human being are called chronic chronic diseases। are called chronic diseases। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होता है? एलिफेंटियासिस। इसका एग्जांपल क्या होता है? कॉमन कोल्ड। इसका एग्जांपल होता है कॉमन कोल्ड, इसका एलिफेंटियासिस। कॉमा डायबिटीज। डायबिटीज भी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लाइफ लॉन्ग अगर किसी को हो जाती है तो हो ही जाती है, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा होती है, फॉर लाइफ स्पैन हो जाती है, पूरी लाइफ के लिए हो जाती है वो प्रॉब्लम। फिर हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। क्रॉनिक डिजीजेस का और पुअर हेल्थ का इनका क्या रिलेशन है, इसकी बात करेंगे। क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, तो क्रॉनिक डिजीजेस और पुअर हेल्थ इनका क्या रिलेशन है वो देखते हैं। जैसे क्रॉनिक डिजीज है, as we can imagine, acute and chronic diseases have different effects on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our general health as well.
This is because all functions of the body are necessary for general health. कोई भी हमको नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमको डिजीज होती है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे कॉमन कोल्ड ही हो जाए, तो मेरी जो स्मेलिंग सेंस है वो खत्म हो जाती है, भाई मैं स्मेल नहीं कर सकता। फिर अगर मेरे को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो फिर मैं स्मेल करता हूँ, तो मेरे को किसी भी तरीके की स्मेल को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मुझे ना तो गुड स्मेल का पता चलता, ना मेरे को बैड स्मेल का पता चलता। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना। दूसरा, इससे हमारी हेल्थ पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। फिर हम कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ, बट एन एक्यूट डिजीज व्हिच इज ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ व्हाइल अ chronic disease will do so। क्या होता है कि जो क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीज जैसे कि एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी के भी, अगर हम किसी के भी नॉर्मली, आपको मालूम है एलिफेंटियासिस के बारे में या नहीं, या बताऊं? एलिफेंटियासिस के बारे में जानते हैं सभी बच्चे कि नहीं? नो सर। नो सर। एक मिनट एक मिनट होल्ड करिए बस। एक मिनट वेट करिएगा सभी बच्चे। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। ठीक है। ये एलिफेंटियासिस जो डिजीज होती है उसके लिए मैं एक ना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, देखना। उसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं ना, वो काफी ना, मतलब काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, और उसमें इंसान को चलने में, उठने में, बैठने में, सब में प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की, शायद आपको समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कुछ? नो सर। नो सर। अभी दिखाई दे रहा है? यस। यस। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर जो मैं माउस का पॉइंटर घुमा रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, यस। है ना। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि ये एक आदमी है, माउस का पॉइंटर देख पा रहे हो ना आप लोग? कि ये तो इसका पैर, एक पैर तो देखिए बहुत पतला है, और एक पैर देखिए कितना मोटा है। तो इस ऐसे आदमी को चलने में, उठने में, बैठने में, सब में दिक्कत होती है। ठीक है, ये देखिए एक पैर काफी पतला है और एक पैर काफी मोटा है। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा डोज टू टैकल एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को क्योर करने के लिए कोशिश बहुत करी जाती है, लेकिन बहुत मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको एक पैर कैसा है और एक पैर कितना मोटा है? यस। देख पा रहे हैं बच्चे?
ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट और वेट करना बस। अब स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। 1 मिनट वेट करिए बस। सभी बच्चे हैं ना अभी ऑनलाइन? यस सर। है ना? अभी देखना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना इसमें जूम में, उसी तरीके से मैं एक वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखना, अगर प्रॉपर्ली दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक, 1 मिनट देखिएगा बस, 1 मिनट देखना। known as elephantiasis, afflicts many of the world's most vulnerable communities. A parasite that infects the human lymphatic system is responsible for the condition, which causes swelling and deformity of the limbs and other body parts. Mosquitoes spread the tiny parasitic worm that causes elephantiasis from person to person. The disease is endemic in 83 tropical countries, and Professor David Molyneux of Britain's Liverpool School of Tropical Medicine says anyone living in those places is at risk. The total numbers of people which have been estimated by the World Health Organization to be at risk in these 83 countries. हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। अभी मैंने वीडियो दिखाई थी, वो दिखाई दी सभी को? यस सर। यस सर। तो बस यही समझाना चाह रहा था। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये एक डिजीज ऐसी है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करी, उस वीडियो में भी ये चीज जो है, उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि लगातार रिसर्च चल रहा है और अलग अलग कंट्रीज में लोगों को होती है ये प्रॉब्लम। तो उनके रिसर्चेस लगातार चल रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ना तो उससे चला जाता है, ना उससे बैठा जाता है, और दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। तो दिस डिजीज इट टेक्स अ लाइफ स्पैन, इट टेक्स अ लाइफ स्पैन, ये कभी ठीक ही नहीं होती है। ठीक है, तो इन इस डिजीज को मैं बोलता हूँ क्रॉनिक डिजीज। और फिर एक्यूट डिजीज तो कोई भी, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह है, वो तो ऐसे ही ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो वो हो गई हमारी एक्यूट डिजीजेस। फिर हम ये कहेंगे कि एज एन एग्जांपल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there are no bad effects on our health.
कि अगर मान लीजिए हमको कोई कफ हो गया या कोल्ड हो गया, हमको सर्दी खांसी हो गई है, तो ज्यादातर हम जितने भी लोग हैं सब ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता इस प्रॉब्लम में। अच्छा, उसके बाद में हम ये कहते हैं कि अगर हमारा बुखार हमको होता है या कोई भी कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारी हेल्थ पर कोई ऐसा बैड इफेक्ट आ गया कि कोई भी हमको देख के बता दे अरे यार इसको तो खांसी हो गई, अब पता नहीं क्या होगा इसका। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाती है। एंड we do not lose weight and we do not become short of breath. We do not feel tired all the time because of a few days of cough and cold. तो ऐसा नहीं होता कि हमें थोड़े दिनों सर्दी खांसी हो गई तो हमारा वजन कम हो जाए, या हमें थकान रहने लगे, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हम कुछ दिन में अपने आप ही ठीक महसूस करने लगते हैं। तो but if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. तो जैसे मान लीजिए हमको लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लंग्स जो होते हैं लंग्स का हमको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस इसको शॉर्ट में टीबी भी बोल देते हैं, टीबी। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि एक खतरनाक बीमारी होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है। तो जब वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद भी अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, हम ये कहें कि अभी अभी आपको 1 साल या 1.5 साल आपको ये बीमारी रही और फिर आपने उसको ठीक करा, दवा वगैरह लिया, आपने ठीक करा, ठीक करने के बाद में भी आपको कुछ ना कुछ उसके आफ्टर इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ उसके इल इफेक्ट्स, कुछ बैड इफेक्ट्स वो बॉडी में रह जाते हैं। तो ये जो डिजीजेस होती हैं उन डिजीजेस के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, we may not go to school for a few days if we have an acute disease. Acute disease मतलब ये खांसी बुखार सर दर्द कुछ भी कोई एक बीमारी हो गई तो हम कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं। But a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic diseases therefore have very drastic long-term effects on people's health as compared to acute diseases. तो acute diseases का उतना long term effect नहीं होता, तो chronic diseases का chronic diseases have long after effects and leads to poor health. Acute diseases have very short after effects and do not lead to poor health. अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिजीजेस की, कि बीमारियां होती ही क्यों है, उसका कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है। What causes disease? When we think about causes of diseases, we must remember that there are many levels of such causes. Let us look at an example. If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of the loose motions is an infection with a virus. So the immediate cause of the disease is a virus. तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को लूज मोशन हो रखा है, उस बच्चे का पेट जो है, स्टमक जो है वो डिस्टर्ब है, तो हम एकदम से क्या बोलते हैं कि हो सकता है इसके जो स्टमक है, स्टमक में कोई वायरस चला गया हो, उस वायरस की वजह से इसको लूज मोशंस हो गए हैं। तो एकदम से कोई भी अगर बोलता है तो वो ये कहता है कि हो सकता है आपकी बॉडी में कोई वायरस चला गया है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई,
ठीक है, तो इमीडिएट कॉज क्या होता है डिजीज का? वायरस। वायरस इज एन इमीडिएट कॉज ऑफ अ डिजीज। उसके बाद but the next question is, where did the virus come from? Suppose we find that the virus came through unclean drinking water, but many babies must have had this unclean drinking water. So why is it that one baby developed loose motions when the other babies did not? हम ये कहते हैं कि वायरस के लिए हमने बोला कि एक बच्चे को लूज मोशन हो गया, तो लूज मोशन हो गया तो हमने बोला कि उसने जरूर जरूर उसकी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया होगा। अब जो वायरस गया है वो वायरस कहाँ से आया, वो वायरस किस वजह से आया और वो उसके स्टमक में कैसे पहुंचा? तो हमने ये कहा कि हो सकता है उसने एक अनक्लीन मतलब गंदा पानी उसने पी लिया हो, तो उस पानी में वायरस हो और उसने वो पी लिया हो, वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया हो, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन ऐसा क्यों है? वो वाला पानी तो न जाने और भी कितने बच्चों ने पिया था, लेकिन और बच्चे तो बीमार नहीं पड़े, तो पर्टिकुलरली एक बच्चा ही क्यों बीमार पड़ा? ठीक है ना? तो हम कॉज ऑफ डिजीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हुआ, डिस्कशन है इसमें भी एक नॉर्मल, कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको लूज मोशन हो जाते हैं, तो एकदम से देखते ही कोई भी ये बोल देता है कि कोई ना कोई इसके स्टमक में वायरस चला गया होगा, तो उस वायरस की वजह से इसको लूज मोशन हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस आया कहाँ से? तो ये जो वायरस है, तो बोला गया कि चलो हो सकता है इसने अनक्लीन जो वाटर है वो पी लिया हो और उसकी वजह से इसके स्टमक में वायरस चला गया हो। लेकिन वो अनक्लीन वाटर तो और भी बहुत सारे बच्चों ने पिया है, तो वो बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़े, सिर्फ यही बच्चा बीमार क्यों पड़ा? तो इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो बच्चा था ये पहले से ही हेल्दी नहीं था, इसकी हेल्थ पहले से ही थोड़ी सी पुअर थी, तो ये रीजन हो सकता है। As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier babies would not, है ना? तो हमने ये कहा कि एक रीजन ये हो सकता है कि ये बेबी पहले से ही हेल्दी नहीं था। तो जो ये हेल्दी नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके का कोई रिस्क आता है, जैसे कि कोई वायरस था जो पानी में था, वो इसने पिया, तो उस वायरस ने इसकी बॉडी को अटैक करा और इसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, इसको लूज मोशंस हो गए। लेकिन बाकी के जो बच्चे थे वो तो हेल्दी थे, उन्होंने जब पानी को पिया तो बिकॉज दे वर हेल्दी, तो इसलिए उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर अगला सवाल ये उठता है कि ये बच्चा हेल्दी क्यों नहीं है? व्हाई दिस बेबी इज नॉट हेल्दी? परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को प्रॉपर खाना ना मिलता हो, ठीक है, उसका प्रॉपर नरिशमेंट ना होता हो, ठीक, जो चीजें वो खाता हो वो चीजें प्रॉपर ना हो, कि भाई अगर आप सिर्फ विटामिन विटामिन ही लिए जा रहे हैं, और आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम और मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी न किसी तरीके की कोई कमी रह जाए, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से बच्चा हेल्दी नहीं होगा, या वो ढंग से खाना ही ना खाता हो, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हो सकता है इस वजह से वो बच्चा हेल्दी ना हो। अच्छा, so lack of good nourishment become a second level cause of the disease the baby is suffering from. Further, why is the baby not well nourished? Perhaps because it is from a household which is poor. हम ये कहते हैं कि फिर वेल नरिशमेंट मतलब प्रॉपर डाइट ना लेना, प्रॉपर खाना ना खाने से भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको डिजीज हो सकती है। अब प्रॉपर डाइट ना मिलना, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है जिस फैमिली को वो बिलोंग करता हो वो फैमिली बहुत पुअर हो, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो कि वो ढंग से खाना भी खा पाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ के। So it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to such a virus. तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब यही है कि उस बेबी को कुछ ऐसा हो कि उसका स्टमक पहले से ही थोड़ा सेंसिटिव हो, कि उसने जरा भी कुछ उल्टा सीधा खाया, जरा भी कुछ गंदा पानी पिया, तो उसके स्टमक को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, एंड ही डेवलप्ड he develops chances of getting suffered from loose motions। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो एक रीजन हमने बताया
कि एक रीजन लूज मोशन का ये हो सकता है कि उस बच्चे की बॉडी में कोई वायरस चला गया हो। नाउ फ्रॉम वेयर दिस वायरस केम फ्रॉम, हमने ये कहा कि हो सकता है अनक्लीन वाटर जो कि फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, वो पी लिया हो। फिर हमने कहा कि फिर वही बीमार क्यों पड़ा, और बच्चे भी तो अनक्लीन वाटर पिया था और बच्चों ने, वो तो ठीक है, उनको तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो हमने बोला कि हो सकता है इस बच्चे की हेल्थ पहले से ही थोड़ी सी पुअर हो। तो फिर अगला सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि बाकी बच्चों की हेल्थ तो ठीक है, इस बच्चे की हेल्थ ही पुअर क्यों है। तो फिर ये कंक्लूजन निकलता है उसका कि शायद ये बच्चा ठीक से खाना ना खाता हो, शायद इस बच्चे को ठीक से नरिशमेंट ना मिलता हो। अच्छा ऐसा क्यों होता है, नरिशमेंट ठीक से क्यों नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि शायद वो अच्छी फैमिली से नहीं आता है, उनको शायद वो काफी पुअर फैमिली से, जो ढंग से प्रॉपरली फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिन रीजन की वजह से हम ये बोलते हैं कि आपको डिजीज हो सकती है, या आप पुअर हेल्थ डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, एक अच्छी हेल्थ नहीं है, पुअर हेल्थ डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि उस बेबी के अंदर कुछ जेनेटिक डिफरेंस हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि जो उसके फादर को भी है, जो उसके ग्रैंडफादर को भी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो जीन्स में चली आ रही है, जो फैमिली में चली आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, उन फैमिली में सभी लोगों को डायबिटीज होता है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें सभी लोगों को जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम होती है, कि वो ज्यादा नहीं खा पाते, थोड़ा बहुत भी ज्यादा खाते हैं तो उनको लूज मोशन हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जेनेटिक डिफरेंस भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। So without the virus, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motions, but they do become contributory causes of the disease. तो अगर कोई वायरस नहीं है, अगर कोई वायरस नहीं है, तो आप ये सोचें कि सिर्फ कम खाना खाने की वजह से या किसी जेनेटिक डिफरेंस की वजह से ही लूज मोशन होते हैं, हम कहेंगे नहीं। ये एक रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक सफिशिएंट बड़ा रीजन होना जरूरी है, यानी कि वायरस जब तक नहीं बॉडी में जाएगा तब तक कोई बॉडी में प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आप ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बॉडी में पहले से ही है। लेकिन एक वायरस और आ गया तो पता चला कि आपकी बॉडी उस वायरस को जो है मतलब आपकी बॉडी जो है उसका उतना अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं है कि वो उस वायरस को झेल जाए, वो उस वायरस के अटैक को रेसिस्ट कर पाए। तो हमने ये कहा कि ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिजीज डेवलप्स, कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कोई ना कोई डिजीज लग जाए, कोई ना कोई बीमारी हो जाए। Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because the public services are poor where the baby's family lives. So poverty or lack of public services become third level causes of the baby's disease. It will now be obvious that all diseases will have immediate causes and contributory causes. Also, most diseases will have many causes rather than one single cause. तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एक बीमारी के होने के सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक का डिस्कशन सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. बताइए, प्राजक्ता, न्यासा, आदित्य, अक्षर, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, सभी को क्लियर है? अच्छा, बस एक Yes, मिनट sir. रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ जरा। शिवांश, समझ में आ रहा है? शिवांश, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? दिव्यांशी, गरिमा, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, बस एक मिनट रुकिए, पानी पी लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए जी, फिर नेक्स्ट है infectious and non-infectious causes. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of diseases. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate causes of disease as belonging to two distinct types. One group of causes is the infectious agents, mostly microbes or microorganisms. Diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases. This is because the microbes can spread in the community and the diseases they cause will spread with them. ठीक है, तो infectious diseases वो होती हैं जो microbes की वजह से होती हैं. Microbes भी क्या होते हैं? छोटे छोटे organism होते हैं जो body के अंदर enter कर जाते हैं. ठीक है, तो ये वो वाली diseases होती हैं infectious diseases या infectious causes. ये वो होते हैं कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि किसी एक लोकेलिटी में किसी एक बंदे को मान लीजिए फीवर हो गया या वायरल फीवर हो गया, तो वो जितने भी लोगों से मिला, जितने भी लोगों से उसने बात करी, तो उसने उस इन्फेक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया, डेवलप कर दिया. तो क्या हुआ कि आप इसीलिए ये कहते हैं कि अगर किसी को फीवर हो रखा है या वायरल फीवर हो रखा है तो ही शुड स्लीप सेपरेटली, कि वो अलग सोना चाहिए, उसको अलग रूम में रहना चाहिए. 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो अलग रूम में रहे. जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तब वो बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ रहेगा. नहीं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी को, पापा को, आपको, आपके भाई को, आपकी बहन को, किसी को भी अगर मान लीजिए फीवर हो जाता है या कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो कुछ टाइम बाद फिर वो चीज आपको भी हो जाती है. तो दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस कॉजेस. ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम भी होती है ना. अच्छा, अब इसके बाद में अगला है ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स. Their causes vary, but they are not external causes like microbes that can spread in the community. Instead, these are mostly internal, non-infectious causes. For example, some cancers are caused by genetic abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight and lack of exercise. You can think of many other diseases where the immediate causes will not be infectious. तो बहुत सारी diseases ऐसी होती हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि हमें कहीं से एक्सटर्नल किसी एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई वायरस या किसी माइक्रोब की जरूरत ही नहीं होती. हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ इस तरीके की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं एंड वी डेवलप एनी डिजीजेस, एनी डेंजरस एंड क्रोनिक डिजीज लाइक अ कैंसर. तो इस तरीके की डिजीज भी हो सकती हैं. ये डिपेंड करता है कि कुछ एजेंट्स इन्फेक्शियस होते हैं जो बाहर से आते हैं और कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहे होते हैं. बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ओके, तो बेटा आज फिर इतना ही डिस्कशन रखेंगे और मैंने आपको बताया था कि मैं कल का ऑफ रखूंगा. अब आपकी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी और फिर उसके बाद संडे को होगी. ठीक है, तो कल का ऑफ रखूंगा, कल कोई क्लास नहीं होगी. ठीक है बेटा, Thank चलिए जी, ओके.